मौजूदा वक्त में बहुत सारे ऐसे जज हैं जिनके फैसलों को लेकर के सवाल खड़े हो जाते हैं। मौजूदा वक्त में बहुत सारे जज साहब ऐसे भी रहे हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने फला केस के अंदर फला फैसला दिया और उसके बाद में जाकर के ये पद प्राप्त कर लिया। लेकिन ऐसे में अगर कोई जज साहब योगी सरकार का आदेश ठुकरा दे, योगी सरकार का आदेश अगर ना माने, तो फिर क्या कहा जाए। मोहम्मद अखलाक के बारे में आपने जरूर सुना होगा। मोहम्मद अखलाक का वो केस जो कि आप ये कहिए कि जब नरेंद्र मोदी जिस वक्त में देश की सत्ता में आए थे 2014 में, उसके बाद में मॉब लिंचिंग की घटनाएं अचानक से बढ़ गई थी। और मुझे याद आता है उस वक्त में ये पहला बहुत बड़ा केस था। उसके बाद में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई, लेकिन ये पहला बड़ा केस था मोहम्मद अखलाक का केस। नोएडा के पास में दादरी और वहां पर बिसाड़ा एक गांव है, वहां पर रात को अखलाक को पीट पीट करके मार दिया गया था, सिर्फ इस शक के आधार पर कि उसके घर के अंदर गाय के बछड़े का मांस रखा हुआ है। मैंने खुद अखलाक के गांव में जाकर के ग्राउंड रिपोर्टिंग की हुई है। मैंने वो घर देखा है, मैंने वो परिवार देखा है। और 10 साल बीत गए हैं, 10 साल, लेकिन अखलाक का परिवार कभी वापस नहीं आ पाया। इस केस की टाइमलाइन पर तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन जो जज साहब ने कहा है उस पर पहले बात होनी चाहिए। अब यहां पर हुआ यह है कि 2015 का यह केस था। 28 सितंबर 2015 की वो तारीख थी जब अखलाक को पीट पीट करके मार दिया गया था। अब इसके बाद में कुछ लोगों पर, उस वक्त में अखिलेश यादव की सरकार थी जिस वक्त में घटना हुई थी, फिर बाद में 2 साल बाद में जो है वो योगी आदित्यनाथ की सरकार आ गई थी। तो उसके बाद में ये केस जो है वो चलता रहा और बहुत सारे ऐसे मामले जिसमें योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बहुत सारे केस वो वापस करवा दिए या वापस ले लिए। अब इस केस को भी इसी तरीके से बंद करने की तैयारी थी। अब इस केस के अंदर सुनिए जज साहब ने जो किया है वो किस तरीके से किया है। मैं एक भूमिका के तहत इसको बताता हूं ताकि आपको समझ में आए कि कितना बड़ा जो है वो फैसला है और क्या वाकई जो है वो इस तरीके से कोई जज साहब वाकई जो है वो इस तरीके से कह सकता है मौजूदा वक्त में। ये बहुत बड़ी बात है। हुआ ये है कि इस केस के अंदर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, जो खुद गुजरात से आती। आनंदीबेन पटेल, गुजरात में ऐसे बहुत सारे किस्से रहे और गुजरात का तो 2002 का दंगा गोधरा सब पता है। तो ऐसे में आनंदीबेन पटेल योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से जो है वो कहा जाता है, जिसमें सरकार ने मंजूरी दी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उनकी मंजूरी थी। फिर उसके बाद में जिस अदालत में केस चल रहा था वहां पर सरकार के नुमाइंदे यानी सरकारी वकील, उनकी एप्लीकेशन गई और डीएम साहब, उनका लेटर वो पहुंचता है, डीएम का लेटर जारी होता है। लेटर दिया डीएम का एडीएम को और एडीएम का लेटर एडीजीएम को और फिर एडीजी को, माफ कीजिए, यानी ऊपर से लेकर के नीचे तक सरकार ने एप्लीकेशन जारी की कि भैया इस केस को बंद कर दिया जाए। और सबसे बड़ी बात, जो सरकारी वकील थे उन्होंने कहा अदालत के अंदर, कोर्ट में, उन्होंने कहा कि इस केस को बंद कर दीजिए, इस केस में कुछ है नहीं, इस केस में कोई बरामदगी भी नहीं हुई कि कोई गोली चलाई गई है, किसी गोली से जो है मारा गया है, कोई बंदूक, कोई रिवॉल्वर है, इस तरह से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। और लाठी डंडों से जो है वो मारा गया है, लाठी डंडों से जो है वो पीटा गया, तो इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, एक तरीके से उन्होंने ये बताने की कोशिश की। लेकिन इस केस में ये जज साहब, जिनका नाम है सौरभ द्विवेदी, ये जज साहब बोले नहीं, ऐसा नहीं होगा, केस तो बंद नहीं होगा, केस बंद नहीं होगा, ये इन्होंने कह दिया। यानी आप देखिए कि किसी केस को लेकर के ऊपर से नीचे तक लेटर जारी होते हैं और उस केस में जज साहब कहते नहीं, केस बंद नहीं होगा। ये कितनी बड़ी बात है। हालांकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जज की जो तराजू है वो उसके हाथ में है, वो किस तरीके से किस केस को कैसे देखता है वो जज तय करता है। और ये बहुत सामान्य सी बात है वैसे, लेकिन आज के वक्त में इतनी सामान्य बात भी बहुत बड़ी बात हो गई है। ये वाकई जो है वो एक हकीकत है आज के मौजूदा दौर की, मौजूदा वक्त की। अब इस मामले के अंदर जज सौरभ द्विवेदी, उन्होंने जो कहा है वो सुनिए। जज सौरभ द्विवेदी उन्होंने कहा है कि भैया इस केस की जो फाइल है
उस फाइल के ऊपर एक स्टिकर लगा दिया जाए, उस फाइल पर जो है वो लिख दिया जाए कि ये अर्जेंट फाइल है, अति आवश्यक, मोस्ट अर्जेंट जो है ये फाइल है, और इस फाइल पर जो है वो कभी धूल नहीं जमनी चाहिए। इस केस की सुनवाई अब रोजाना हो, डे टू डे इस सुनवाई जो है वो इस केस की होगी, डे टू डे। और इस केस के अंदर इनके जो वकील हैं अखलाक के, मोहम्मद यूसुफ सैफी नाम इनका, मोहम्मद अखलाक के वकील हैं यूसुफ सैफी। यूसुफ सैफी वो कह रहे हैं कि सरकारी वकील ने कहा, अंदर कोर्ट में, ओपन कोर्ट में जो है ये मामला चल रहा था, और उसमें सरकारी वकील कहते हैं कि सद्भावना बनी रहेगी, जैसा आप इस केस को बंद कर दीजिए। भाई ये कैसी बात हुई? एक आदमी की जान गई है। मोहम्मद अखलाक की उस वक्त में उम्र जो है वो 52 साल थी, और 52 साल की उम्र कोई ऐसी नहीं है कि किसी परिवार के जाने की कोई उम्र हो जाती, किसी व्यक्ति की कोई जाने की उम्र हो जाती। उस वक्त में मोहम्मद अखलाक की पत्नी वो घर पर थी, उनका बेटा दानिश वो घर पर था, उनकी बेटी शाइस्ता जिसका नाम है वो घर पर थी, और उनकी मां वो घर पर थी। बीते 10 साल में ये परिवार पूरी तरह से टूट गया। मां की मौत हो गई, धक्के खाते हुए एक तरीके से परिवार फिरता रहा लगातार 10 साल से, और अभी भी ये परिवार कहां है, सिक्योरिटी रीजन से किसी को नहीं बताया जाता है। इस केस के अंदर करीब 18-19 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, 18-19 लोगों को। वो घर मैंने देखा है, अगर आपने हमारी ग्राउंड रिपोर्ट पिछली पुरानी देखी हो तो मतलब आप देखेंगे तो कोई ऐसा बहुत बड़ा सा गांव और बहुत भव्य सा गांव नहीं है, हालांकि अब कुछ बदलाव हो गया हो तो अलग बात है। वैसे ये जो पूरा क्षेत्र है ये ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र है, वो गांव भी ठाकुर बाहुल्य गांव है, और अखलाक के घर के थोड़ी ही दूर पर एक मंदिर है, बगल में ही आप कह लीजिए, और वहीं उस मंदिर से एक अनाउंसमेंट होती है। 28 तारीख की रात थी, 28 तारीख की रात को एक भीड़ आ जाती है अखलाक के घर पर, और वो भीड़ आकर के अखलाक के घर पर एक तरीके से माहौल बनाने लगती है। वहां पर आवाजें आने लगती है कि इसके घर के अंदर गाय का मांस रखा हुआ है, बछड़े का मांस रखा हुआ है, बीफ रखा हुआ है, इसके घर के अंदर फ्रीज में रखा हुआ है। अब देखिए, किसी ने देखा नहीं था कि कहां से लाया है, कौन लेकर के आया है, कुछ नहीं था। ऐसा भी नहीं था कि वो बाहर कहीं पर खा रहा है या बाहर किसी को दे रहा है, बाहर किसी को खिला रहा है, कुछ भी नहीं था ऐसा। लेकिन बस एक भीड़ आई और उस भीड़ ने एक अफवाह फैला दी कि इस तरीके से इसके घर के अंदर गाय का, बछड़े का मांस रखा हुआ है, और भीड़ जुटने लग जाती है। पूरा गांव तकरीबन खड़ा हो जाता है वहीं पर आकर के, और इस बीच में जो है ये भीड़ में से 18-20 लड़के अखलाक के घर में घुस जाते हैं। छोटा सा घर है, कोई बहुत बड़ा घर नहीं है। ये नीचे थे और पत्नी और बच्चे जो है वो ऊपर थे। इनको बहुत बुरी तरीके से मारा गया, अखलाक को बहुत बुरी तरीके से मारा। अखलाक का बेटा दानिश वो घर पर मौजूद था, करीब उस वक्त में उसकी उम्र रही होगी 18-19 साल, उसको बहुत बुरी तरीके से मारा। और ये मान करके चले जो मारने वाले थे कि दानिश तो निपट गया है। दानिश जो है उस वक्त में जवान लड़का था, 18-19 साल का जवान लड़का था, वो अपने पिताजी को बचाने के लिए पूरा संघर्ष कर रहा था, लेकिन उसको भी बेहताशा मारा। अब यहां पर सरकारी वकील कह रहे हैं कि लाठी डंडे से ही तो मारा है, गोली थोड़ी ना चलाई है। अरे भैया, 18-20 लड़के अगर थप्पड़ मुक्के भी मारने लग जाए तो उसमें भी आदमी मर जाता है। 18-20 लड़के होते कितना पता है आपको? एक आदमी अगर खड़ा हो जाए, उसके आसपास में, उसके चारों तरफ में 18-20 लड़के खड़े होकर के अगर उसे केवल घूंसे भी मारे, लाठी डंडा भी छोड़ दीजिए आप, केवल अगर लात घूंसे भी मारे, उसमें भी आदमी मर जाएगा। वो कोई शाहरुख खान थोड़ी ना था कि फिल्म के तरीके से सबको उड़ा देगा। वो अखलाक था बेचारा, एक सामान्य आदमी था, कोई फिल्म थोड़ी ना चल रही थी उधर। तो बुरी तरीके से जो है दोनों पिता पुत्र को मारा गया। लेकिन इसके बाद में ये हुआ कि अखलाक उसको पैरों से खींच करके लाए ऊपर, पहली मंजिल पर जो अखलाक बताया जाता है, पैरों से खींच करके लाए और जीने में से उसका सर पटकते हुए लेकर के आए, और उसके बाद में उसके घर के थोड़ी दूर पर एक ट्रांसफार्मर था, वहां पर ले जाकर के जो है वो अखलाक को डाल दिया। मतलब वो ये मान करके चल रहे थे कि बेटा वहां निपट गया है और ये यहां निपट गया है। पूरा गांव खड़ा होकर के देख रहा था। फिर उसको जैसे तैसे करके किसी तरीके से हॉस्पिटल ले जाया गया, बस उसकी कुछ सांसें थी, उसको मृत घोषित कर दिया गया। एक ऐसा जघन्य केस, मतलब अपराध वहां पर किया गया, और एक ऐसा खौफनाक केस सबके सामने आया, और उसके बाद में तो
फिर अलग अलग जगह पर लगातार इस तरह की कहानियां सामने आने लगी कि कहीं पर जो झारखंड में हो रहा है तबरेज का, कहीं पर हरियाणा के अंदर कोई ट्रेन में पकड़ करके टिफिन चेक कर रहा है। ऐसे केस की फिर एक फेरिस्त आ गई, भरमार जो है वो एक ऐसे केसों की आ गई। मतलब रोजाना बेसिस पर जो ऐसे केस सुनाई देते थे, रोजाना बेसिस पर बाढ़ आ गई एक तरीके से। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो केस था उस वक्त में 2015 यानी साल बीत रहा था, 2016 जो है वो केवल बीच में था, यानी एक साल बीच में था, और 2017 के अंदर फरवरी में चुनाव होने थे। एक साल बाद जो है, मान करके चलिए जैसे आज के ही दिन थे, इसी तरह से आज दिसंबर है, उस वक्त में सितंबर चल रहा था। एक साल बाद में चुनाव हुए, और ये कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ की उस दिन उस समय पर चुनावी जो सभा होती थी, तो उस इलाके में जब सभा हुई तो उस सभा के अंदर जो 18-20 लोग जिनको पकड़ा गया था, करीब 18 लोग थे, उसमें से 2 नाबालिग थे, 2 नाबालिग थे, और अब तकरीबन सारे जमानत पर हैं। तो योगी आदित्यनाथ की रैली में कहा जाता है, अखबारों में भी उस वक्त में छपा था कि उन लड़कों को आगे की पंक्ति में, कतार में बैठाया गया। हालांकि ये उस वक्त के लिए कुछ नया नहीं था। आपको याद होगा बीजेपी के एक नेता थे, उन्होंने मॉब लिंचिंग के जो आरोपी थे उनको फूल माला पहना करके स्वागत किया था, आपको याद होगा। तो ये उस वक्त में फैशन बन गया था। ध्रुवीकरण का एक ऐसा जोर, एक ऐसा दौर उस वक्त में था कि मानो बस सब कुछ ठेल दिया जाए, सब कुछ कर दिया जाए, और इसके लिए जिस तरीके से जैसे भी हो। और ये सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की बातें या बुराई जो है वो बहुत तेजी से, बहुत जल्दी फैलती है भैया। सफाई करने में बहुत टाइम लग जाता है। एक कमरा है, बहुत शानदार है, उसको गंदा करने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। कुछ भी पेन पेंसिल लीजिए, उसको काला पीला कर दीजिए, स्याही लीजिए, उसमें चारों तरफ फेंक दीजिए, कमरा खराब हो जाएगा वो। लेकिन उसमें सफाई करवाने में, उसमें दोबारा से सफेदी करवाने में, पेंट करवाने में कई दिन लग जाएंगे, पैसे लगेंगे, और 1 सेकंड जो है वो लगती है केवल। बस एक डिब्बी लेंगे आप और उसमें स्याही भरी हुई होगी, फेंक दीजिए, कलर फेंक दीजिए, पूरा गंदा हो जाएगा कमरा। तो वो जो एक दौर था, उस दौर में पूरी कोशिश की गई कि हां सरकार बनानी है। और नरेंद्र मोदी वो उत्तर प्रदेश से इसीलिए आए थे, मां गंगा ने बुलाया, वो बातें तो बाद की बातें थी, लेकिन वो आए इसीलिए थे कि यहां पर सरकार बनानी है। 80 सीटों पर नजर थी कि 80 सीटें फिर ऐसी हो जाए जहां पर ऊपर से लेकर के नीचे तक की पकड़ रहे, डबल इंजन की सरकार रहे। ये केस था, और इस केस के अंदर अब जो है वो सरकारी वकील चाहते हैं कि भैया इसको बंद कर दिया जाए। लेकिन जज साहब सौरभ द्विवेदी, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस केस को बंद नहीं करेंगे, डेली बेसिस पर जो है इसकी सुनवाई करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अखलाक का बेटा, एक बेटा जो है वो एयरफोर्स में भी है, सरताज नाम है। आप सोचिए कि जिसने अपने बच्चों को इस लायक बनाया, और वो बेटा उस वक्त में ड्यूटी पर था, वरना हो सकता है कि उसको भी मार देते। सरताज, अब बताइए कोई आदमी अपने बेटे को सरकारी नौकरी में, एयरफोर्स में भर्ती करवा रहा है, वो आदमी इस तरह का काम करेगा। और दूसरी बड़ी बात यह है, आज तक कहीं साबित नहीं हो पाया कि वो गाय का मांस था। जो मांस बरामद हुआ, बाद में फिर पुलिस आई, सारी बातें हुई, जो फ्रीज के अंदर जो मांस रखा हुआ था वो गाय का मांस नहीं था, वो भैंस का था। एजेंसियों ने बताया इस बात को, लेकिन बस एक अफवाह फैलाई गई और उस अफवाह के आधार पर मार दिया गया। सरकारी वकील, उन्होंने ये भी कहा है कि भैया इस केस में इनकी कोई रंजिश नहीं थी, इनकी कोई साजिश नहीं थी, ये तो बस लोगों ने उस वक्त में एक अफवाह फैलाई, उसमें माहौल में उस तरीके का तनावपूर्ण माहौल बन गया, और उस माहौल के अंदर आकर के इन्होंने ऐसा काम कर दिया। दोस्तों आप सोचिए कि अब जो है फिर से चुनाव आने जा रहे हैं, 10 साल इस केस को अब हो जाएंगे। क्या ये वाकई फिर से चुनाव जीतने के लिए अब योगी आदित्यनाथ की सरकार को भी इस बात का डर सता रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि जो लोकसभा में हुआ वही विधानसभा में हो जाए। सोचिए आप, लोकसभा के अंदर बीजेपी उत्तर प्रदेश में हार गई, ये सच्चाई है, बीजेपी हार गई उत्तर प्रदेश के अंदर। मोदी योगी का चेहरा होने के बावजूद, राम मंदिर बनाने के बावजूद, सब कुछ हो गया साहब, लेकिन बीजेपी हार गई। अब यही डर जो है वो योगी आदित्यनाथ को सताता है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग जो हैं वो अब विधानसभा में भी झटका दे दें, और अगर विधानसभा में झटका दिया तो बहुत बड़ा झटका हो जाएगा। और जो कोर वोटर हैं, ये जो आरोपी हैं, इनके बारे में भी कहा जाता है कि ये एक ही जात के हैं।
जो कोर वोटर हैं योगी आदित्यनाथ के, वो कोर वोटर भी अगर खिसक गए तो फिर उसके बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगी। और 18-19 लड़के हैं जिस केस के अंदर, तो जाहिर सी बात है कई गांवों में उनकी रिश्तेदारियां हैं, कई गांवों में उनके वोट हैं, और अगर इस केस में फैसला नहीं आया तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि बहिष्कार कर दिया जाए योगी आदित्यनाथ की सरकार का, कि क्या फ़ायदा हुआ इतनी बड़ी सरकार बनवाने का और ये सब कुछ करने का, और अगर हमारे लड़के वो बरी नहीं हो पाए। अगर ये केस बंद हो जाता तो फिर आप सोचिए कि एक तरफा ना केवल उस इलाके में माहौल बनता, बल्कि वो लड़के और उस इलाके के आसपास के गांव के लोग वो कार्यकर्ता के रूप में, नेताओं के रूप में दूर दूर तक जाकर के काम करते। लेकिन अब जो है मामला कुल मिलाकर के फंस गया है। जज सौरभ द्विवेदी उन्होंने कह दिया कि इस केस की फाइल पर अति आवश्यक लिख करके एक स्टिकर लगाइए, हम डे टू डे रोजाना बेसिस पर इसकी सुनवाई करेंगे और इस केस में फैसला आना चाहिए। अब ये जो बातें हैं ये ऐसी चीजें हैं कि आज के वक्त में जो है बहुत मुश्किल है। आज के वक्त में इस तरीके से बातें या इस तरीके से जजमेंट या इस तरह की कहानियां किससे भी जो है वो देखने सुनने में ना के बराबर है। अब जज साहब ने जो कहा है, उम्मीद करते हैं कि उसी तरह का होगा भी, रोजाना बेसिस पर सुनवाई हो और जो आरोपी हैं या जो हत्यारे हैं उनको अंजाम तक पहुंचाया जाए। एक आदमी की मौत हो जाए, कोई मजाक थोड़ी ना है भैया। एक आदमी की मौत हो जाए और मौत के बाद में आप कहें कि चलिए ठीक है, ऐसा है वैसा है, लाठी डंडे ही तो मारे थे, क्या करे क्या नहीं करे, और बंद करो इस केस को, तो फिर मतलब ये तो वही हो जाएगा कि जिसके हाथ में पावर है, जिसके हाथ में सत्ता है। बहुत सारे ऐसे केस हैं, आरुषि हत्याकांड, बहुत सारे ऐसे केस हैं, जोशिका लाल हत्याकांड, ऐसे बहुत सारे केस हैं जिनमें पता ही नहीं चला कि भैया किसने मारा। यहां तो ये पूरे 18-19 लड़के नामजद थे। नामजद होने के बाद में भी अगर ये ना कहा जाए कि किसने मारा और केस को बंद कर दिया जाए तो फिर क्या फायदा। आम आदमी को कैसे सुरक्षा की गारंटी होगी, वो कैसे भरोसा करेगा। बहुत जरूरी है कि इस केस में फैसला आए, निर्णायक फैसला आए। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।